Very good morning to all of you. Once again, you know very well we are talking about the very important chapter of volume 2 of part A, that is an accounting for companies, and in this volume you know very well there are three chapters. First is issue of share, issue of debenture and redemption of debenture. For the academic year 2021 and 22, the third chapter of volume 2, that is an issue of debenture, are totally deleted from the syllabus, redemption of debenture, and only two chapters are included for the accountancy examination, issue of share and issue of debenture, जिसमें issue of share जो है वो टर्म 1 में आएगा और issue of debenture जो है वो टर्म 2 में आएगा. So term 1 is totally based on the objective type questions, जिसमें multiple choice questions आएंगे. तो उस पे बेसिस पे कई तरह के थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, कि कंपनी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंपनी के पास कितने तरह के मेथड्स होते हैं जिससे कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, पर्पस क्या होता है शेयर इशू करने का, कितने मेथड्स हैं जैसे कि स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, ESOP हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, as well as the types of the preference share, types of the equity share. अब तक आप सिर्फ एक इक्विटी शेयर को जानते थे, नॉर्मल इक्विटी शेयर, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर. उसके साथ साथ हम लोगों ने रूल्स जाना सेबी का, कंपनीज एक्ट का. तो इतने सारी चीज़ें जानने के बाद, फॉर फ्यूचर का रूल जानने के बाद, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने से पहले हम एक पूरा ओवरव्यू आपको देना चाहेंगे. ओवरव्यू फॉर व्हाट पर्पस, कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करने से लेकर रीइशू तक, फॉर फ्यूचर तक, एक पूरा माइंड मैप अपने दिमाग में रख लीजिए. माइंड मैप क्या है कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, इशू ऑफ शेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी इशू द शेयर. एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द शेयर कंपनी डिसाइडेड टू थिंग. कंपनी कितनी चीजें डिसाइड करती है, तीन चीजें, फॉर थ्री थिंग्स. फर्स्ट, इशू के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. जब भी कोई इशू का क्वेश्चन आ सकता है वो तीन बेसिस पे आपसे पूछ सकता है. फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू एट विच कंपनी इशूड इट्स शेयर, व्हाट इज द पर्पस फॉर विच कंपनी इशूड इट्स शेयर, एंड व्हाट इज द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी ऑन द इशू ऑफ द शेयर. मतलब जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो सिचुएशन में पहले वो देखती है किस वैल्यू पे शेयर इशू कर रही है. सो वैल्यू के सिचुएशन में दो पार्ट होता है. कंपनी या तो पार पे शेयर इशू कर सकती है या प्रीमियम पे. पर्पस में दो पर्पस होता है, एक कैश के लिए शेयर इशू कर सकती है और दूसरा अदर देन कैश के लिए इशू कर सकती है, और इसी में न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं. और अमाउंट कॉल्ड अप में क्या होता है, दो सिचुएशन होती है, या तो लमसम पूरा पैसा कंपनी एक साथ मांग लेती है, या फिर कंपनी क्या कर लेती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है. इंस्टॉलमेंट मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. सो यू कैन सी दैट ये जो इशू ऑफ शेयर का क्राइटेरिया है बहुत बड़ा है. इससे रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, लाइक कि कंपनी जब इशू करेगी तो सबसे पहले क्या इशू करेगी, इस प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी. प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, ठीक है. उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे द फर्स्ट रूल इज दैट कि कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट. क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट के सिचुएशंस में कंपनी इशू नहीं करती. क्या नहीं इशू करती, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती. उसकी जगह कंपनी क्या इशू कर सकती है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन केस ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट. और भी कई तरह के इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. स्वेट इक्विटी शेयर्स को लेकर, ESOP को लेकर कंपनी डिफरेंट तरह के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ शेयर को इशू कर सकती है. तो वो भी आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में देखना है. फिर इशू करने के बाद कंपनी के पास दूसरा सवाल उठता है कि कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिया, तो दो तरह के लोग मार्केट में होते हैं. कितने तरह के मार्केट में लोग होते हैं, दो तरह के. एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग. अच्छे लोग क्या होते हैं, द पर्सन हु पेड. तीन तरह के लोग होते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे और बुरे. सो इस पर्पस को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि तीन तरह के एक होंगे जो टाइमली पेमेंट करेंगे,
एप्लीकेशन आया, पे किया, अलॉटमेंट आया, पे किया, फर्स्ट कॉल आया, पे किया, फाइनल कॉल आया, पे किया। ये अच्छे लोग हैं, गुड पर्सन। बट वेरी गुड पर्सन इज दैट एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट आया तो अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल को भी पैसा दे दिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। और बुरे लोग में क्या आते हैं आपका कि बुरे में तब एप्लीकेशन आया दिया, अलॉटमेंट आया दिया, फर्स्ट कॉल आया नहीं दिया, फाइनल कॉल आया दिया। सो एडवांस के साथ साथ एरियर की भी सिचुएशंस देखने को मिलती है और उसका भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है। कहानी अगर आपको समझ में आ गई है, और इसको भी लेके कंपनीज एक्ट में रूल है, यू नो वेरी वेल, टेबल ए एंड टेबल एफ, कि जो एडवांस करेगा कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी, जो एरियर करेगा कंपनी उससे इंटरेस्ट लेगी। और अभी लेटेस्ट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या रेट रखा गया है? एडवांस का रखा गया है 12% पर एनम और एरियर का रखा गया है 10% पर एनम। अब एडवांस है, अच्छी बात है, कंपनी उसको नहीं छोड़ती, कंपनी कहती है ठीक है। अगर किसी ने एरियर कर दिया, इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अगर कंपनी ने किसी शेयर होल्डर ने एरियर कर दिया तो कंपनी उसको क्या करती है? 14 डेज का नोटिस पीरियड देती है। 14 डेज का क्या देती है? नोटिस पीरियड की आप क्या करो, आपको मैं नोटिस दे रही हूँ, अगर 15 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया, ठीक ठीक, विद इंटरेस्ट, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है, साथ साथ इंटरेस्ट भी देना है। अगर दे दिया ठीक ठीक, नहीं दिया तो कंपनी क्या कर लेगी? यही पर आ जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर। यही मैं ले आना चाह रहा था कि फॉरफीचर क्या होता है। फिर फॉरफीचर के बाद क्या करती है कंपनी? कंपनी क्या करती है? शेयर्स को रीइश्यू करती है। अब मैं यही टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कि फॉरफीचर के टाइम क्या एंट्री पास होती है, रीइश्यू के टाइम क्या एंट्री पास होती है, एंड हाउ वी विल फाइंड आउट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बिफोर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज, बात करते हैं व्हाट इज द फॉरफीचर ऑफ द शेयर। जब कोई शेयर होल्डर टाइमली पेमेंट नहीं करता, किसका पेमेंट नहीं करता? शेयर का पेमेंट नहीं किया, तो सिचुएशन में कंपनी के पास क्या अथॉरिटी आ जाती है? उस सिचुएशन में कंपनी के पास अथॉरिटी आ जाती है कि कंपनी कैन टेक द शेयर एज वेल एज फॉरफीट द अमाउंट ऑन सच शेयर, पैसा भी जब्त कर लेगी। सो फॉरफीचर, अब हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो जब भी कोई कंपनी शेयर फॉरफीट करती है तो क्या एंट्री पास करती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सो एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो आप दो चीजें दिमाग में रखेंगे। पहली चीज है पॉइंट नंबर 1, शेयर इशूड, शेयर आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम। यानी आप ये पता करेंगे कि जिस शेयर को आप फॉरफीट करने जा रहे हैं वो पार पे इशू था कि प्रीमियम पे। जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री पास करेगा, ध्यान रखिएगा, व्हेन वी पास द एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, वी हैव टू फाइंड आउट शेयर आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम। यानी जब भी हम शेयर को फॉरफीट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के पता करेंगे कि शेयर पार पे इशू था या फिर प्रीमियम पे। क्लियर? अगर शेयर पार पे इशू होगा तो एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया। लेकिन जब भी कोई शेयर प्रीमियम पे इशू होता है और उसको हम फॉरफीट कर रहे हैं तो यहां हम दो चीजें देखेंगे। पहली कौन सी चीजें देखेंगे कि प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड और प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। आप कहोगे ये सब कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है? तो प्रीमियम जो है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कहीं भी मिलता है, कहीं भी हम मांगते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रीमियम को हम अलग से मांगते हैं कि फर्स्ट कॉल के बाद अलग से देना, अलॉटमेंट के बाद अलग से देना। हम जब अलॉटमेंट मांगते हैं तभी प्रीमियम भी ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल मांगते हैं तभी हम प्रीमियम भी ले लेते हैं। तो ऐसा कोई आपने कहीं देखा तो है नहीं कि सर ने क्या किया है,
अलग से आपसे प्रीमियम का पैसा मांगा, नहीं मांगा। तो सपोज अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, मान लेते हैं अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, तो अगर अलॉटमेंट मिला है, अलॉटमेंट पे एरियर नहीं है, इसका मतलब है प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। अगर अलॉटमेंट पे एरियर है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। सो एट जब भी हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे और अगर कोई शेयर प्रीमियम पे इशू है, अगर कोई शेयर प्रीमियम पे इशू है, तो हम पहले देखते हैं प्रीमियम का पैसा मिला है या प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अगर प्रीमियम का पैसा मिला है तो सेम वही एंट्री पास करेंगे जो हमने इस सिचुएशन में पास किया, सेम यही एंट्री, कोई चेंज नहीं। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। ये तो इजी था। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव, तो हम लोग क्या करते हैं उस सिचुएशन में द जनरल एंट्री विल बी चेंज। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अब सवाल होता है सर एंट्री तो समझ में आ गई, लेकिन एंट्री समझ में आ गई, लेकिन इसके सामने वैल्यू कौन सी लिखेंगे? तो हमेशा याद रखिए ये दोनों तो सेम है। जब भी कोई शेयर पार पे इशू हो या प्रीमियम पे इशू हो, प्रीमियम का पैसा मिल गया, पार पे इशू हो, प्रीमियम पे हो और प्रीमियम का पैसा मिल गया, तो शेयर कैपिटल के सामने कौन सी वैल्यू लिखते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू, जितना हमने शेयर पे मांगा। फॉरफीचर के सामने क्या लिखते हैं? पेड अप वैल्यू, जितना हमें मिला। कॉल्ड अप मतलब 100 रुपये मांगा, 50-80 रुपये मिल गया, 100 रुपये यहाँ, 80 रुपये यहाँ, 20 रुपये एरियर के सामने। सेम यहीं पे यहाँ पे भी अप्लाई होगा वही चीज़। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो एंट्री थोड़ी सी चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? एक तो बस चेंज हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम डेबिट कर दे रहे हैं। तो शेयर कैपिटल के सामने हम लिखते हैं जितना पैसा शेयर का मांगा, और प्रीमियम के सामने लिखते हैं नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम मनी। नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम मनी मतलब जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। पूरा प्रीमियम का पैसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही पैसा प्रीमियम का लिखेंगे जो हमको मिला नहीं है। और शेयर फॉरफीचर के सामने वही जितना हमें मिल गया है पेड अप, और पॉलिसी वैल्यू के सामने जितना एरियर है वो लिखिए। नोट डाउन कर लीजिए, हमने फॉरफीचर पढ़ लिया। फॉरफीचर के बाद क्या करेंगे? रीइशू। रीइशू के बाद क्या करेंगे? कैपिटल के साथ। गॉट इट? So after the forfeiture of the share, the next step is reissue of share. Forfeiture के बाद हम लोग क्या करते हैं? reissue करते हैं। So the next step is reissue of share. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जब हम शेयर को इशू करते हैं तो वी हैव अ टू ऑप्शन, पार या प्रीमियम। जब हम शेयर को फर्स्टली रीइशू करते हैं तो वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? वी हैव ओनली two options when we are talking about the issue of share, but when we are talking about the reissue of share we have a three option. Par pay, premium pay as well as discount pay. याद रखिएगा शेयर का इशू जो है डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, लेकिन रीइशू डिस्काउंट पे हो सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं वो मैं बताऊंगा। सो पहले अगर फॉरफीट किया हुआ शेयर, यहाँ पे हम लोग किस शेयर की बात कर रहे हैं? फॉरफीटेड शेयर, जिस शेयर को हमने फॉरफीट किया, जिस शेयर को हमने फॉरफीट किया अगर उसको हम रीइशू करते हैं पार पे, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे रीइशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम की वैल्यू को किस नाम से लिखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन अगर हमने शेयर को रीइशू किया है, फॉरफिटेड शेयर को क्या किया है? डिस्काउंट पे रीइशू किया है। किस पे इशू किया है? डिस्काउंट पे। तो पहले तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि कंपनी कोई भी शेयर डिस्काउंट पे रीइशू नहीं कर सकती। बट यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन बनाया गया है कि अगर कोई कंपनी शेयर रीइशू करती है, शेयर क्या करती है? रीइशू करती है, तो वो डिस्काउंट पे शेयर को रीइशू कर सकती है। बट रूल इज दैट
रूल ये बनाया गया है कि सिर्फ उतने ही वैल्यू तक डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना हमने फॉरफीचर के टाइम पे अर्न किया। आप कहोगे सर ये अर्न कहाँ से किया है, तो एक बार याद करिए, अभी हमने जस्ट आपको फॉरफीचर पढ़ाया है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू पॉलिसी। मान लो किसी शेयर पे 100 रुपये मांगा, 80 रुपये मिला, 20 रुपये नहीं मिला, तो फॉरफीचर की एंट्री लिखी होती है। यानी 100 रुपए के शेयर पे 80 रुपए मिला, 20 रुपए नहीं मिला, और 20 रुपए नहीं मिलने के कारण आपने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो कंपनी ने उसके 80 रुपए को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना। तो यू कैन सी दैट 100 रुपए की एक चीज है जिसपे सामने वाले बंदे ने 80 रुपए दिया हुआ है, 20 रुपए नहीं दिया है, तो आपको गुस्सा आ गया कि तुमने पूरा पैसा नहीं दिया, पूरा शेयर आपने दिया, आपके पास पूरा 100 रुपए का शेयर आ गया। साथ ही साथ इस शेयर पे मिला हुआ 80 रुपए भी आप जब्त कर लोगे, आप रिटर्न नहीं करोगे। ये शेयर के लॉ में एकदम क्लियरली मेंशन है कि जब भी आप कोई शेयर फॉरफिट करते हैं, तो उस शेयर्स पे जितना पैसा मिला है वो भी आप फॉरफिट कर लेंगे, वो रिटर्न नहीं किया जाता है। तो ये जो 80 रुपए है ये कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। तो जब कोई कंपनी इसी शेयर को दोबारा रीइश्यू करेगी, इसी शेयर को जिसको उसने फॉरफिट किया है, जब दोबारा रीइश्यू करेगी तो डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकती है, 80 रुपए। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, 80 रुपए। 80 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं, 90 रुपए नहीं दे सकती, 85 रुपए नहीं दे सकती, यहां तक 80 रुपए 50 पैसे, 80 रुपए 10 पैसे में डिस्काउंट नहीं दे सकती। 1 पैसा डिस्काउंट, मतलब वो 80 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है। तो याद रखिएगा हमेशा जब कोई कंपनी रीइश्यू करती है फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी डिस्काउंट दे सकती है, जितना उसे फॉरफीचर पे फायदा हुआ है, फॉरफीचर अमाउंट क्रेडिट हुई है। तो क्या एंट्री बनती है, एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। देख रहे हो डिस्काउंट भी डेबिट नहीं हो रहा है, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लो 100 रुपए का आपने शेयर इशू किया, इस बार 50 रुपए का इशू किया, तो 50 रुपए आपका किससे एडजस्ट हुआ, फॉरफीचर से। अभी भी फॉरफीचर में कितना बचा हुआ है, 30 रुपए बचा हुआ है। तो 30 रुपए बचा है, तो यू कैन सी दैट 30 रुपए कहाँ जाएगा, सर कैपिटल रिजर्व आया लास्ट। इसके बाद आता है लास्ट इस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। So how you will be find out the amount transfer to capital reserve? कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या एक केसेस समझ लो एक तरह से। केसेस क्या क्या है, ध्यान से समझ। जब भी हमसे क्वेश्चन में कहेगा कि अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो दिमाग में एकदम ध्यान रखना, इसके 3 सिचुएशन। पहला, व्हेन देयर will be no reissued share। मतलब याद रखना, अमाउंट ट्रांसफर जब होती है कैपिटल रिजर्व में, ये किसके बाद होती है, रीइश्यू के बाद होती है। किसके बाद होती है, रीइश्यू के बाद। पहले फॉरफीचर होता है, फिर रीइश्यू होता है, फिर ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व। तो डिपेंड करता है कि हमने फॉरफीट और रीइश्यू में कैसा रिलेशनशिप है। अगर हमने फॉरफीचर 100 शेयर किया और एक भी शेयर इशू नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फॉरफीट कितना किया 100 शेयर और एक भी शेयर इशू नहीं किया, व्हेन देयर विल बी नो रीइश्यूड शेयर, कोई शेयर इशू नहीं किया, तो कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं। जब एक भी शेयर इशू नहीं होता तो कोई भी वैल्यू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरा केस क्या बन सकता है, व्हेन देयर will be all shares, इसको करेक्ट कर लेते हैं, when all forfeited share will be reissued। आप बताओ, मतलब 100 शेयर फॉरफिट किया
और पूरा 100 का 100 शेयर आपने रीइशू कर दिया। When all forfeited shares will be reissued, जब सारे शेयर आपने रीइशू कर दिए तो आप कैसे निकालोगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? इन दिस सिचुएशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा शेयर फॉरफीचर अमाउंट, शेयर फॉरफीचर अमाउंट माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड at the time of reissue। ठीक है, रीइशू के टाइम पे जितना आपने फॉरफीचर वो किया है, यूज किया है, वो सब आपका क्या हो जाएगा, यू विल बी डिडक्टेड फ्रॉम। मतलब शेयर फॉरफीचर अमाउंट किस टाइम की, फॉरफीचर के टाइम का। पहले आपने फॉरफीचर किया होगा तो फॉरफीचर के टाइम पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो उसकी टोटल अमाउंट उसमें से माइनस करोगे अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ रीइशू। रीइशू के टाइम आपने क्या किया है, फॉरफीचर अमाउंट यूटिलाइज किया है। कब कब फॉरफीचर अमाउंट यूटिलाइज होगी, पार पे नहीं होगी, प्रीमियम पे नहीं होगी, सिर्फ डिस्काउंट के केस में, क्योंकि पार में तो पूरा पैसा मिल रहा है, एक भी पैसा फॉरफीचर से एडजस्ट नहीं कर रहे हो, प्रीमियम पे फॉरफीचर अकाउंट का यूज नहीं कर रहे हो। सिर्फ डिस्काउंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर आप फॉरफीचर के अमाउंट को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी तीसरा केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तीसरा केस थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले थर्ड विल बी व्हेन, थर्ड सिचुएशन क्या होगी, व्हेन पार्ट ऑफ द forfeited share will be reissued। मतलब जब कंपनी सारा शेयर इशू नहीं करती, फॉरफिटेड शेयर का सिर्फ पार्ट ऑफ द शेयर इशू करती है। जैसे हमने फॉरफिट किया 100 शेयर, हमने कितना शेयर फॉरफिट किया, 100 शेयर, और कंपनी रीइशू कितना कर रही है, 80 शेयर। तो ये कौन सा सिचुएशन हो गया, जब कंपनी सारा शेयर फॉरफिटेड शेयर इशू नहीं कर रही, सिर्फ फॉरफिटेड शेयर का कुछ पार्ट रीइशू कर रही है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो जब भी कोई कंपनी पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर इशू करती है तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू टोटल फॉरफीचर अमाउंट। इसको मैं नीचे लिखूंगा, कैसे निकलेगा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, टोटल फॉरफीचर अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफीचर शेयर इनटू रीइशू शेयर माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड। ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया, अमाउंट यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ रीइशू। यानी जब कंपनी पूरा शेयर इशू नहीं कर सकती, करती है, कर तो सारा सकती है, नहीं करती है, सिर्फ उसका पार्ट ही इशू करती है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इस सिचुएशन में अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सबसे पहले टोटल फॉरफीचर अमाउंट, क्योंकि जब आपने शेयर फॉरफीट किया होगा तो टोटल फॉरफीचर अमाउंट आपकी कैलकुलेट हुई होगी, क्रेडिट हुई होगी, डिवाइड बाय, जैसे आपने 100 शेयर फॉरफीट किया तो 100 शेयर पे आपका फॉरफीचर अमाउंट कितना था, डिवाइड बाय टोटल फॉरफीचर शेयर, मल्टीप्लाइड बाय शेयर इशू। शेयर इशू मतलब जितना आपने शेयर इशू किया, 100 शेयर पे मान लो आपको 500 मिला, 500 मिला 100 शेयर पे, तो 50 शेयर पे पहले निकाल लो, क्योंकि आपने रीइशू से 50 शेयर किया, माइनस कर दो जितना पैसा रीइशू पे एडजस्ट हुआ है। रीइशू पे तब पैसा एडजस्ट होता है जब शेयर किस पे इशू होता है, डिस्काउंट पे। मान लो 100 रुपये आपने यूज कर दिया, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस अमाउंट एंड फाइंड आउट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन। तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए 3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट कि कितना शेयर इशू हुआ है, अगर कोई शेयर इशू नहीं हुआ है तो कोई पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर सारा शेयर रीइशूड हो गया है तो सिचुएशन में जितना फॉरफीचर अमाउंट क्रेडिट हुई है माइनस कर दो जितना शेयर फॉरफीचर अमाउंट डेबिट हुआ है। और तीसरा, जब आपने 100 शेयर में से मतलब कुछ शेयर्स में से, फॉरफिटेड शेयर में से कुछ शेयर ही रीइशू किया,
नॉट ऑल बट लेस देन द ऑल। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वी फॉलो द फॉलोइंग फॉर्मूला। प्लीज नोट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी, एंड after that we will move to the solving the practical question regarding the same topic, because एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक छोटा सा 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ होगा जिसमें शेयर फॉरफीट हो रहा है, रीइश्यू हो रहा है, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। Okay, so thank you from my side.